अच्छा जी, केमिकल बॉन्डिंग हमने शुरू कर रखी है और केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी वीबीटी। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने वीबीटी का एक एस्पेक्ट पढ़ा था, हमने उसकी देखी थी फिजिकल सेंस देखी थी कि जो हम इमेजिन करते हैं कि कैसे बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो कैसे एटम एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमने पढ़ा था वो सारी एक तरह से कहने की एक इमेजिनरी एक फर्जी हमारी जो ना वो अंडरस्टैंडिंग थी कि बीबीटी के अकॉर्डिंग जो है ना वो बॉन्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। हमने कहा जी जो ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और वो ओवरलैप करते हैं, बॉन्डिंग होती है वगैरह वगैरह। आज जो हमने बीबीटी पढ़नी है वो हमने बेसिकली क्या है कि बीबीटी के थ्रू हमने जो ना वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़नी है। देखिए, जब कोई भी थ्योरी आती है ना तो वो थ्योरी जो है वो किसी जो ना वो हम अप्लाई करते हैं एटम पे या किसी मॉलिक्यूल पे कि क्या वो उस मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है या नहीं करती। तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे सादा सिस्टम है ना वो हाइड्रोजन है। सबसे छोटा और सिंपल सा एटम है। इसके अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा ये सिस्टम है। एक सिंपल सा एटम है, दरमियान में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम बीबीटी को सबसे पहले जो ना वो यूज किया गया किसको स्टडी करने के लिए, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन के दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो दो एटम ओवरलैप करेंगे तो उनके दरमियान क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। हमने बीबीटी के थ्रू इसको समझना है। तो एक्चुअली जो सबसे पहली बीबीटी थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था और उसको प्रूव किया गया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए किया गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए किया गया था। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से। तो आज हमने जो बीबीटी का एस्पेक्ट पढ़ना है ना वो मैथमेटिकल है। एक्चुअली बीबीटी जो है ना वो एक मैथमेटिकल थ्योरी है। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन है वो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जिसमें मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया कि कैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं और उनकी जो एनर्जी आती है वो कैसे इतनी आ जाती है। इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो जो है वो अप्रोचेस यहाँ पे हम आज जो डिस्कस करेंगे। एक तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, दूसरा जो है ना वो हम पढ़ेंगे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो ग्राफ में हम वाई एक्सिस पे लेंगे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी चेंज क्या लें, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस के। अगर दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो तो उससे एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब है कि अगर वो बॉन्ड बनाने के लिए करीब आ रहे हैं या दूर हो रहे हैं तो उससे एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है। तो खैर, ये हमने बीबीटी का जो है ना दो एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं और उसके लिए हमने जो अप्लाई करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास्टुलेट्स को यूज करना है। किसको स्टडी करने के लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हम शुरू यहाँ से करेंगे। हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, HA और HB। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैप करके ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली देखेंगे कि किस तरह से जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो क्या क्या चेंजेस आती हैं, एनर्जी में क्या चेंज आती है, डिस्टेंस में क्या चेंजेस आती हैं, डिस्टेंस चेंज होने से एनर्जी में क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो इनको जो है ना वो हम देखेंगे और फिर बाद में हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे कि वो बेसिकली बड़ी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है, लेकिन हमने उसको सिंपल वे में पढ़ना है कि बीबीटी किस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। तो हम सबसे पहले एक सिंपल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं किसी भी थ्योरी को। अगर वो सिस्टम को पे पूरा उतरती है, उसको पूरी तरह से वजाहत करती है, एक्सप्लेन करती है, तो फिर हम उसको बड़े सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे सिंपल सिस्टम हाइड्रोजन का है, तो इस वजह से हम उससे शुरू करते हैं और उसको फिर बाकियों पे भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जी तो सर। मैं ये कह रहा था कि भाई ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि फर्ज करे अगर हमारे पास दो एटम है, एक ये एटम है हाइड्रोजन का, एक ये एटम है, तो सबसे पहले तो ओवरलैप करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आएंगे वैसा वैसा इनके अंदर ओवरलैप के चांसेस जो होते हैं वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब बॉन्ड बनाने के लिए जो सबसे पहली जो कंडीशन है कि दो एटम्स एक दूसरे के क्या हो जी? वो करीब आ जाए। सही है। अच्छा, अब जब करीब आएंगे तो उस दिन भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि क्या होगा जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें कौन कौन सी फोर्सेस वहां पे जो ना वो एक्ट करेंगी। तो हमने कहा कि दो तरह की फोर्सेस बल्कि तीन तरह की फोर्सेस वहां पे जो ना वो काम कर रही होंगी। नंबर वन,
नंबर वन जो फोर्स है, एक तो ये कि हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक न्यूक्लियस जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था सबसे पहली जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की होगी, अट्रैक्शन होगी इसका इलेक्ट्रॉन और पहले वाले का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन और पहले वाले का न्यूक्लियस। मतलब एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है ना, एक तो वहां पे वो फोर्स है जिसको हमने देखना है, ठीक है। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आएंगी ये वाली अट्रैक्शन जो है ना वो बढ़ेगी। अच्छा, अब उसके बाद वहां पे एक और जो ना वो फोर्स है वो रिपल्शन की है, और वो रिपल्शन किस किस के दरमियान है? वो रिपल्शन है जी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन है, ठीक है। एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे जब करीब आएंगे थे, ठीक है। और दूसरी रिपल्शन की जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के दरमियान है, ठीक है। दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 तरह की जो ना वो फोर्सेस काम कर रही हैं, ठीक है, जिनको हमने देखना है कि उनमें क्या चेंजेस आती हैं फासला कम होने से। नंबर 1 के जो अट्रैक्शन की फोर्स है एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान, ये अट्रैक्शन की फोर्स है। दूसरी है रिपल्शन की फोर्स एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तीसरी रिपल्शन की फोर्स है एक के न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है। अब होता क्या है, जब शुरू में जब डिस्टेंस डिक्रीज होता है दोनों के दरमियान, ठीक है, इसको हम ऐसे ग्राफ से एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जैसे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज होता है ना, तो सबसे पहले जो अट्रैक्शन की फोर्स है ना वो बढ़ती है दोनों के दरमियान। अट्रैक्शन की फोर्स है वो डोमिनेंट होती है, वो अपना असर दिखा रही होती है, बाकी जो फोर्सेज हैं वो उतनी वहां पे मैटर नहीं करती, सही है ना। अच्छा, एक बात याद रखें कि जैसे जैसे दो चीजों के दरमियान अट्रैक्शन डिवेल्प होती है ना तो बॉन्ड बनता है, ठीक है। अट्रैक्शन डिवेल्प होती है तो उस अट्रैक्शन के नतीजे में क्या बनता है? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी बॉन्ड मेकिंग होती है, दो चीजों के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड मेकिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये होता है कि वो जो सिस्टम है ना उसने अपनी एनर्जी कम कर ली है, और एनर्जी कम करने का मतलब होता है वो ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है। जिस चीज की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, सही है ना। मिसाल के तौर पर एक सादा सी एग्जांपल हम लेते हैं ना, आमतौर पे पहले भी हमने कई दफा कि भाई अगर 3 लोग हैं, एक जो है ना वो भाग रहा है, एक खड़ा हुआ है और एक जो है वो बैठा हुआ है, या एक भाग रहा है, एक चल रहा है और एक जो है ना वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों में से गिरने के चांसेस किसके सबसे ज्यादा होते हैं? जो भाग रहा होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इट मींस हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। जो चल रहा है उसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन वो जो खड़ा है बंदा उसकी निस्बत वो ज्यादा अनस्टेबल है। जो बंदा अपनी जगह पे खड़ा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। तो एनर्जी जितनी कम होती है उतनी वो चीज स्टेबल होती है। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, या दूसरे लफ्जों में जैसे जैसे उनके दरमियान बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनना शुरू होता है, तो वैसे वैसे उनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। और वो एनर्जी कैसे कम होती है? वो एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे इसको ग्राफ में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ये हाइड्रोजन का एटम है, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है। जैसे जैसे ये करीब आ रहे हैं, ये जो ग्राफ है ना बेसिकली ग्राफ है, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस, ठीक है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है कि दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, कम है या ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट जो ना वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम जो ना वो राइट टू लेफ्ट आएंगे तो फिर क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा। और वाई एक्सिस पे हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कि उस सिस्टम की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना तो सिस्टम से मुराद दोनों एटम्स होते हैं, हम दोनों एटम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम। आपने वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में डेफिनेशन पढ़ी हुई है सिस्टम की, ठीक है। कि जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो चीज हम देख रहे होते हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे जब एनर्जी की बात करेंगे तो वो दोनों की टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दोनों एटम्स करीब आ रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे इनके दरमियान फासला ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे फासला कम हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे फासला और कम हो गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस उनके दरमियान कम हो रहा है, ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज होते होते यहाँ पे आके एनर्जी मिनिमम हो गई है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना वो ये ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है
कि जैसे जैसे एटम करीब आते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन के दो एटम आपस में करीब आएंगे तो उनकी एनर्जी डिक्रीज होते होते एक हद तक डिक्रीज होती है, मतलब उनकी एनर्जी -436 किलो जूल पर मोल पहले की निस्बत कम हो जाती है। ठीक है, अगर पहले 0 थी तो अब -436 जो ना वो कम हो गई है, जितनी भी थी पहले उसमें से 436 कम हो गई है, मतलब यहाँ तक आते आते एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम उनके दरमियान फासला और कम करने की कोशिश करें, उनको और ज्यादा करीब लाने की कोशिश करें, तो फिर एनर्जी बढ़ जाती है। अब जो एनर्जी बढ़ रही है उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि अब अट्रैक्शन की बजाय जो रिपल्सिव फोर्सेस है ना वो डोमिनेट हो रही है। यहाँ पे देखिए जरा, ये वाले अगेन मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कि हुआ क्या कि सबसे पहले आपने जैसे जैसे आप इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो रही है और एनर्जी डिक्रीज हो रही है। आते आते आपने कहा जी कि यहाँ तक आके आपकी जो एनर्जी में डिक्रीज है वो मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे आके ना ये स्टेबल है। ठीक है, अगर आप मजीद इसको करीब लाने की कोशिश करेंगे, मजीद करीब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो रिपल्शन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि अब ये सिस्टम स्टेबल होने की बजाय अनस्टेबल हो जाएगा, अब इसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो एटम्स कहां तक एक दूसरे के करीब आएंगे? जितना मैक्सिमम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, कब तक? जब तक इनकी एनर्जी जो ना वो मिनिमम से मिनिमम होगी, वहां तक करीब आ जाते हैं। जो ही एनर्जी मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो उससे आगे ये नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो ओवरलैप है, इसको हम एप्रिशिएबल एक्सटेंट कहते हैं कि ये इस हद तक ओवरलैप कर सकता है कि जिस हद तक उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो डोमिनेंट हो और जो रिपल्शन की फोर्स है वो जो है वो वीक हो। तो हम मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बॉन्डिंग होगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी फोर्स डोमिनेंट है, अट्रैक्शन की फोर्स डोमिनेंट है या रिपल्शन की फोर्स डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली देखा कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होते होते कितना हो जाता है जी? डिस्टेंस कम होते हो गया ये वाला 74 जो ना वो पिकोमीटर हो गया। ठीक है ना, 74 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे इनकी जो एनर्जी है वो मिनिमम होती है। तो इट मींस जिस जगह पे एनर्जी मिनिमम होगी तो हम कहते हैं इनके दरमियान क्या बन गया है? बॉन्ड बन गया है। इस हद तक ये ओवरलैप हो सकता है, इससे ज्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता। ठीक है, तो 74 पिकोमीटर वो डिस्टेंस है जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो उसको हम कहते हैं ये 74 पिकोमीटर है। ठीक है, तो पिकोमीटर आपको पता है कि 1 पिकोमीटर जो है वो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये उसका एक यूनिट है उसका लेंथ का। ठीक है, तो इंतहाई छोटी लेंथ को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं एब्रिविएशन पिकोमीटर का। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर के। सही है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, इसकी समझ आई है कि ये ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? ग्राफ में हमने दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे जैसे जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी एनर्जी कम होते होते इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इनकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है। इस पॉइंट पे हम कहते हैं इनके दरमियान क्या बन गया? बॉन्ड बन गया है। और इस बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो -436 है। एक जो ना वो जुमला मैंने आपको बताया हुआ है, बॉन्ड मेकिंग रिलीज एनर्जी एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो ना वो एब्जॉर्ब एनर्जी। ये दो चीजें याद रखनी है। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। अच्छा जी, अब इस चीज को हमने देखना है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हमने क्या देखना है कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, कोई ऐसा जो ना वो हमारे पास एक रिलेशन हो जो हमें इस एनर्जी चेंज को एक्सप्लेन करके बताए कि ये एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे जो ना वो ये एनर्जी चेंज आती है, या किस तरह से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर याद हो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में आपने वो जो चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें आप एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं वो बोहर के मॉडल के थ्रू डेरिवेशन करके आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस उसका, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह की चीजें कैलकुलेट करते हैं। याद है किसी जी को? सर। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे पास जो एनर्जी है ना किसी इलेक्ट्रॉन की, वो हम मैथमेटिकली इक्वेशंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम उनको क्या करते हैं?
कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये हमारे पास जो कैलकुलेशन है ये क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। ये लास्ट टाइम मैंने एक वर्ड ये जो ना वो आपको मेंशन किया था, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है, मैंने बताया था केमिस्ट्री की, बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है। केमिस्ट्री में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसको हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को स्टडी करने के लिए, एनर्जी ऑफ एटम्स को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, इन सारी जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं इनको स्टडी करने के लिए इनकी हम क्वांटम मैकेनिक्स जो ना वो यूज करते हैं। यहाँ से हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भी आता है, ऑर्बिटल्स आते हैं, वो सारी चीजें। अच्छा, तो अब ये जो एक्चुअल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, ये जो उसने हेटलर, लंडन ने और पॉलिंग ने, उन सब लोगों ने ये ड्राइव की थी, वो मैथमेटिकल थी। वो अब क्या थी, उसकी हम इंतहाई एक सिंपल फॉर्म पढ़ने लगे हैं, उसको बड़ा जनरल फॉर्म में पढ़ने लगे हैं। ठीक है, कि किस तरह से उन्होंने जो ना वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। अच्छा, इस चीज पे जाने से पहले एक छोटी सी जो ना वो टर्म है वो समझ लें। हमारे पास एक सिंबल है ग्रीक साई, ये वाला ग्रीक अल्फाबेट है साई, इसको पढ़ते हैं, लिखते इसको PSI है, लेकिन इसको इसमें P साइलेंट होता है, इसको साई पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो साई का साइन है ना, ये हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेव को, वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या एम्पलीट्यूड को। देखें आपने जो ना ये पढ़ा हुआ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। वेव मीन उसकी ये फॉर्म भी होती है, ठीक है, वेव वाली। तो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, उस एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, साई से। मतलब ये साई की वैल्यू हमें बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी वेव कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको जनरली याद रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि साई जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को शो करता है, कि इलेक्ट्रॉन को जो ना वो हमने जाहिर करना है, इलेक्ट्रॉन की वेव्स को जाहिर करना है, उसके लिए हम साई का जो ना वो साइन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले फर्ज करना है कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन का एटम, एक उसको नाम दे दिया और एक को हमने नाम दे दिया बी। हालांकि दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी आसानी के लिए हमने इनको नाम दे दिया ए और बी का। अब हमें पता है कि इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम फर्ज करते हैं कि जो HA है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन 1 है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, अगेन दोनों इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, एक A एटम है, एक B एटम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन 1 है और एक के पास इलेक्ट्रॉन 2 है। और मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं साई का साइन। अगर हम इन दोनों को के इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा कि दोनों साई जो है, ये वाला साई ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स को, पूरे सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर रहा है। तो ये वाली जो साई है ये इज इक्वल टू होगा ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, जिसको हम साई ए से जो ना वो प्रोनाउंस करेंगे। साई A1 शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो किस एटम में है, A एटम में है, और जो साई है ये उसके मैग्नीट्यूड को या उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है ना। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन 2 है ये एटम बी के अंदर है, ठीक है, और इसके जो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला साई। ठीक है, तो इन दोनों के जो वेव फंक्शंस हैं, इसको ना वेव फंक्शन बोलते हैं साई को। वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है ओवरऑल वेव फंक्शन। सही है ना। ये जो कैलकुलेशन है ना ये सारी की सारी बेस करती है इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक वक्त दो उसकी जो ना वो फॉर्म्स हैं, एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर जब हम इसको शो करते हैं, जी ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो हम आमतौर पे फर्ज करते हैं ना जी ये एटम है, ये उसके दरमियान में न्यूक्लियस है, ये इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी होती है पार्टिकल नेचर। लेकिन एक्चुअली जो ना वो इलेक्ट्रॉन जो ना वो पार्टिकल के साथ साथ उसकी वेव नेचर भी होती है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इसको कहते हैं। ठीक है ना, डुअल नेचर। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन में हम डिस्कस करते हैं तो हम इसकी पार्टिकल नेचर को डिस्कस नहीं करते, हम इसकी वेव नेचर को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल भी। देखिए वेव और पार्टिकल में छोटा सा फर्क बुनियादी सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पार्टिकल जो होता है ना वो जगह घेरता है, ठीक है, उसका वजन भी होता है और वो जगह भी घेरता है। लेकिन जो वेव्स होती है ना, जो शुआएं होती हैं, उनका ना वजन होता है ना वो जगह घेरती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके कमरे में जो ना वो एक कमरे में आपने जो ना वो बल्ब लगाए हुए है 1000 वाट का, वहां पे आप चाहे 10,000 वाट का कोई बल्ब लगा लेना तो वो जितनी भी रोशनी हो जाएगी ना वो कमरे में आ जाएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि कमरे में जो ना वो मजीद रोशनी एंटर ना हो।
ठीक है ना, क्योंकि जो रोशनी है, जो लाइट है, वो वेव्स हैं, ठीक है, तो वो एक जगह पे जितनी मर्जी आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो आपके पास पार्टिकल्स है ना, ठीक है ना, चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल भी है, उनको आप एक हद तक एक जगह पे जो ना वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब वो जगह फिल हो जाएगी, वहां पे मजीद पार्टिकल नहीं आएंगे, या आसान लफ्जों में जिस जगह पे एक पार्टिकल पड़ा होता है वहां पे कोई दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, आपको पहले को हटाना पड़ेगा फिर आएगा। लेकिन एक जगह पे एक से ज्यादा वेव्स आ जाती हैं, ठीक है ना, ये आपने मैट्रिक में कहीं पे पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स का, ठीक है। इसी तरह से इसके एक और एग्जांपल यूं लें कि अगर आप पार्टिकल आपको हिट करे, तो चूंकि उसका वजन है, उसका मोमेंटम है, तो वो आपको जो ना वो चोट लगेगी, या आपको जो ना वो फील करेंगे उसकी पेन को, ठीक है। लेकिन जब वेव्स हिट करेंगी, चाहे आपके सामने जो है ना वो 10,000 वाट का कोई बल्ब चला दिया जाए या 100 बल्ब चला दिए जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो ना वो बल्ब की रोशनी पड़ने से आप पीछे जाके दीवार के साथ जाके लगेंगे, ठीक है। तो वेव्स जो ना उनका मोमेंटम नहीं होता। तो ये बेसिकली डिफरेंस है वेव्स में और पार्टिकल में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्कस करते हैं, पार्टिकल नेचर को हम जो ना वो डिस्कस नहीं करते। तो बहरहाल, तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो साइन यूज होता है, इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा जी, अब हमने दोनों एटम्स का वेव फंक्शन लिख लिया कि वो इसके इक्वल होता है साई वन, साई ए ऑफ और साई बी, ठीक है। एक इसमें एक 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब ये तो था कि जब दोनों जो ना वो आपके पास जो दोनों एटम थे वो सेपरेट सेपरेट थे, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, दोनों के इलेक्ट्रॉन जो ना वो हमें पता जी किसका इलेक्ट्रॉन अलग है, उसका इलेक्ट्रॉन अलग है। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बनने के लिए जाहिर है कि वो दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। अच्छा, जब ओवरलैप करते हैं तो हमने एक बात जो ना वो डिस्कस की हुई है कि जब ओवरलैप हो जाता है, तो मैंने कहा था कि ओवरलैप करके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब वो उनके दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब उनका जो ताल्लुक है वो दोनों एटम्स के साथ होता है। हम ये नहीं कहते कि ये अगर एटम 1 है, ये एटम 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अब हम इनमें फर्क नहीं कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, ठीक है। हम जो ये फर्ज करें, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, ये लेट्स सपोज इसको ए और बी कहें, एटम को ए और बी, ये इलेक्ट्रॉन 1 है और ये इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो ए एटम का है और इलेक्ट्रॉन जो ना वो 2 बी का है। लेकिन यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो 2 है वो ए से बिलोंग कर रहा है और जो 1 है वो बी से कर रहा है। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं बता सकते कि इस वक्त कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम के साथ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों बैक वक्त दोनों एटम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब ये चीज हम सपोज करते हैं तो हमें एक और वेव फंक्शन को शामिल करना पड़ता है, ये वाले को। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें हमने क्या किया कि जो एटम 2 था ना उसको हमने ए में डाल दिया और जो एटम 1 था उसको हमने डाल दिया बी में, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ एक चांस ऐड किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि एटम 2 जो है वो ए एटम में हो और एटम 1 जो है वो बी एटम में हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एटम 1 ए एटम में हो और एटम 2 बी एटम में हो। बेसिकली यहाँ पे हमने एक प्रोबेबिलिटी ऐड की है, एक चांस ऐड किया है कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तो दोनों वेव फंक्शन को हमने जो ना वो कंसीडर करना है अपनी कैलकुलेशन के लिए। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने जो ना वो कंसीडर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट, जब हम ये दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते हैं तो उसके बाद अगर हम वैलेंस बॉन्ड जब बन जाता है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ओवरलैप हो गया, तो इसका मतलब है बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड बन गया तो इसका मतलब जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनका अगर हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें दोनों वेव फंक्शन को, ये जो पीछे हमने दोनों वेव फंक्शन पढ़े हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी कहा है कि ये भी मुमकिन हो सकता है, ये भी मुमकिन हो सकता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सिचुएशन आएगी, एक वेव फंक्शन बनेगा, वो ये वाला बनेगा, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड का वेव फंक्शन कह देते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कि उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन 1 ए एटम में हो और इलेक्ट्रॉन 2 बी एटम में हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन 2 ए एटम में हो और इलेक्ट्रॉन 1 बी एटम में हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि ये जो वेव फंक्शन है ना, अकेला साई, ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
कि प्रेजेंस के कितने चांसेस हैं, उसका जो ना वो रेडियस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। इस तरह की अगर हमने इंफॉर्मेशन गेन करनी है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो फिर हम साई से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, हम इसका स्क्वायर लेते हैं, साई स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो साई है वो सिंपल एक उसको एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें इलेक्ट्रॉन की, आपने वो ऑर्बिटल की डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, कि ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% या इससे ज्यादा हो। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास किससे आती है, साई स्क्वायर से आती है। मतलब अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इस जगह पे कितने हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें साई का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो साई का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बेसिकली सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर है। अगर आपको जो ना वो ये मैं 6 क्लास में का 5 क्लास में आपका आता है वो अलजेब्रा में, ठीक है ना, कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा? मैथ पढ़ के आए आप अभी अभी, जल्दी से बताएं जरा, फिर आगे चलते हैं। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा आता है आपको। तो ये a है, आप फर्क करें, ये a है ये b है। तो जब a प्लस बी का स्क्वायर लेंगे तो ये a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, ये आ गया प्लस 2ab। ठीक है, तो ये सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर लिया हमने, तो हमारे पास साई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अब वैल्यू आई है ना, ये हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या उसकी डेंसिटी को बता रहे हैं कि वो जो वेलेंस बॉन्ड बना है, जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है एक्चुअली। अच्छा, अब ये तो हमारे पास पहली कैलकुलेशन आ गई जिसमें हमने सिर्फ ये फर्ज किया था कि इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स जो होती है ना, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां से हमारे पास कुछ इस तरह की इंडिकेशन भी आती है कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट नहीं होता। मसलन आपने बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ी हुई ना, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है ना, एक एटम और दूसरा एटम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आयनिक बॉन्ड में ये होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है। तो एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, ना ही 100% आयनिक होता है। सही है ना, मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर पाया जाएगा। कोवलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर, आपने उसमें कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा जी, कोवलेंट करैक्टर क्या होता है और आयनिक करैक्टर क्या होता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम अकेला सिर्फ इसी इक्वेशन को यूज करते हैं ना, ये जो आपने इक्वेशन अभी जहां तक हम पहुंचे हैं, ये वाली इक्वेशन, अगर हम सिर्फ इसी इक्वेशन को लेते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू नहीं आती। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो हमने पीछे ग्राफ में देखी थी -436 वाली, वो हमारे पास यहाँ से नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोवलेंट के साथ साथ आयनिक जो है ना वो बॉन्ड, उसको भी कंसीडर करना पड़ता है कि इसमें आयनिक थोड़ा बहुत जो है ना वो आयनिक करैक्टर भी है, आयनिक बॉन्ड वाली खसूसियात भी हैं। और आयनिक बॉन्ड वाली खसूसियात का मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि एटम ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है और बी ने लिया है, मतलब उस पे पॉजिटिव है और उस पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, जब ऐसा होगा, बल्कि ये मैंने इसको थोड़ा सा उलट कर दिया है, खैर इसको जो है ना वो कर लीजिएगा। इसके साथ ये वाली सिचुएशन आएगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बी में है, इलेक्ट्रॉन 1 भी बी में है और 2 भी बी में है, जिसका मतलब बी के ऊपर नेगेटिव है और ए के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया है और बी ने दिया है। इस सूरत हाल में ए के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास हैं, 1 भी और 2 भी। तो ये इन दोनों को अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों शो कर रही हैं आयनिक करैक्टर को, आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड का जो करैक्टर है उसको भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जब हम आयनिक करैक्टर को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आयनिक करैक्टर ये आ गया, हमने पिछली दोनों इक्वेशंस को जमा कर दिए बेसिकली। ठीक है, जिसमें पहली सिचुएशन में दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास हैं, दूसरी सिचुएशन में दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे पास एक्चुअल वेव फंक्शन आता है वो इन दोनों वेव फंक्शन का सम होता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड का वेव फंक्शन और आयनिक बॉन्ड का वेव फंक्शन, साथ हम जो ना वो हमने एक कांस्टेंट लगाया हुआ है सी। ये जो सी है ना, ये परसेंटेज को शो करता है इसमें कितने परसेंट आयनिक करैक्टर है। कुछ ऐसे बॉन्ड होंगे जिसमें आयनिक करैक्टर 80% होगा, मतलब वो ज्यादा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, या 90% होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनमें वैलेंस बॉन्ड का करैक्टर ज्यादा होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड का करैक्टर, तो उनमें आयनिक करैक्टर जो ना वो ना होने के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन के लिए वैल्यू यूज करें और सी की वैल्यू देखें
तो सी की वैल्यू जो ना हाइड्रोजन के लिए आती है 0.06। अगेन हमने जब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमने साई का स्केयर ही लेना है, इसका भी स्केयर आएगा और इसका भी क्या आएगा, स्केयर आएगा। तो इस जब स्केयर लेंगे तो सी की जो वैल्यू आएगी हाइड्रोजन के लिए होती है 0.25 और उसके स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.06, या हम कह सकते हैं कि 6% इसमें क्या है, आयनिक करैक्टर है। मतलब हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 94% कोवलेंट करैक्टर है, ठीक है, और 6% इसमें क्या है, आयनिक करैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी जो ना वो डेरिवेशन थी। ये मतलब बेसिकली एक सिंपल डेरिवेशन नहीं है, हमारे इस लेवल पे हमने इसको बड़ा सिंप्लीफाइड करके पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो ना वो एक डेरिवेशन आती है हमारे, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई वो किस तरह से एनर्जी रिलीज हुई या किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ वीबीटी, ये हमने लास्ट टाइम दो चीजें पढ़ी थी, पैरामैग्नेटिक और उसका डायमैग्नेटिक का। वीबीटी कहती है कि ऑक्सीजन जो है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? वीबीटी के पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है, तो ये उसका एक डिफेक्ट है। इसी तरह हमने अमोनिया में देखा था, जो मैंने अमोनिया का बताया था कि अमोनिया में जो बॉन्ड है वो वीबीटी के मुताबिक देखे जाए तो वो उनके दरमियान एंगल 90 का होता है, लेकिन एक्चुअली उनके दरमियान जो एंगल है वो 107 का होता है, 107.5 का। 107.5। तो इसका मतलब है कि ये शेप्स को, ज्योमेट्री को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि ये तो कहती है कि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का पेश एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर बॉन्ड बनता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका जो एक फ्रैक्शनल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं करती। बेंजीन में आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि बेंजीन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर जो ना वो 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और ओवरऑल हम कहते हैं कि जो बेंजीन में दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है ना वो तकरीबन 1.5 का बॉन्ड है। मतलब ना तो वो पूरा सिंगल बॉन्ड है, ना ही वो पूरा क्या है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस होती है ना डबल सिंगल और डबल बॉन्ड्स की, ठीक है। तो ये इस बॉन्ड को हम कहते हैं फ्रैक्शनल बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन भी जो ना वीबीटी में हमें नहीं मिलती। और लास्ट में जो सबसे बड़ा एक डिफेक्ट था, ठीक है, कि ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं जिनकी वैलेंसी को ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती। मिसाल के तौर पर बोरॉन है, सॉरी बेरिलियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है 1s2 2s2, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब वीबीटी के मुताबिक इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए। 0 वैलेंसी का मतलब होता है इसको किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है वीबीटी का, इसके पास कोई आंसर नहीं है इसका। इसी तरह बोरॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके 1s में 2 हैं, 2s में 2 और 2p में 1 है। मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसी तरह कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन ये कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इन सब चीजों का जो ना वो वीबीटी के पास आंसर नहीं था। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, इसमें 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, BeCl2 BF3CH4। तो ये एक वीबीटी का डिफेक्ट था कि उसके पास इन चीजों का कोई आंसर नहीं था। अच्छा, अब इस चीज का आंसर देने के लिए ना जाहिर मेरे को नई थ्योरी जो ना वो बनानी पड़ेगी। आज यहाँ तक ही रखें, ठीक है। तो बाकी जो ना वो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है नेक्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए बैकग्राउंड यहीं पे होगी, जो वीबीटी के जो डिफेक्ट्स है ना, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे।